हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आईबीए स्टेट नहीं है, लेकिन इसके जो पब्लिक फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस से पब्लिक के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अफेक्ट होते हैं तो इसे स्टेट माना जाएगा। और ये पब्लिक फंक्शंस करती है। इस पे एक बहुत बड़ा लेख कमलेश चतुर्वेदी जी ने लिखा है, उसको मैं पढ़ के बताऊंगा, यहाँ नहीं डाल सकता मैं, और आराम से तसल्ली से। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं वो अपने अपने विचार प्रकट करते चले जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इन सब को जगह मेरे चैनल पर दी जाए और उन लोगों का हौसला बुलंद किया जाए जो इस काम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो बताऊंगा, मैंने दो व्यूज ले रखे हैं। एक तो है कोई रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के, और इनका नाम है KR गणेश राव, एडवोकेट है कोई, और भी अच्छा है, एडवोकेट हैं ये, और इन्होंने अपना मत दिया। और दूसरे एडवोकेट कमल पाटनी जी। दोनों के व्यूज मैंने यहां पर रखे हुए हैं। दोस्तों, जब एडवोकेट आकर के अपनी राय दे तो आप समझ लीजिए कि उसमें कुछ है। और अकेले दोनों यही एडवोकेट नहीं है, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग इन द सेम कैटेगरी। सो दोस्तों, मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। और हमारी जो मुहिम चली थी वो मुहिम लीगली विधिक रूप से रंग ला रही है, लोगों में बहुत बड़ी जागृति हो चुकी है। और जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसको मैं तो यही कहूंगा, दैट वाज ए बोरोड जजमेंट बाय द आईबीए। ऐसा नहीं हो सकता कि 1995 का रेगुलेशन नोटिफाइड हो जाए और जिसके आधार पर ये बना हुआ था, क्लॉज 12 के आधार पर सेटलमेंट के, वो अंडर निगोशिएशन हो। इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल एटमॉस्फेयर मैंने तो कभी देखा नहीं। एनीवे, अब मैं बताता हूं। KR गणेश राव, एडवोकेट एंड रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो क्या कहते हैं। नाउ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड आईबीए एज ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट ना होकर के, स्टेट नहीं डिक्लेयर किया, उन्होंने ये कहा है कि इसके जो पब्लिक फंक्शन है वो स्टेट के हैं, सारे के सारे जो हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, स्टेट ही डिक्लेयर कर दिया। इट हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल इन इट्स डिसीजंस। इट कम्स अंडर द स्टेट स्टैट्यूट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. All its expenses are met by its members banks who are annually contributing. It has no independent income. In some places, banks have accommodated local officers of IBA. It is right time to demand independent negotiations of retirees used by retirees. अब और ये कहते हैं कि इनके साथ में रिटायरीज एसोसिएशन को इंडिपेंडेंट निगोशिएशन की बात करनी चाहिए। दोस्तों, शायद आईबीए अभी भी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है और हमें इससे कोई वार्ता नहीं करनी। हमें वार्ता करनी है केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि आपका एक्ट 1970 रिटायरीज को अधिकार देता है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जाके बात करें। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यदि आईबीए को नियुक्त करते हैं तो उस समय फिर आईबीए से जाके बात करें। अब मैं आपको कमल पाटनी जी का हिंदी में पढ़ करके बताता हूं। वो कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, 1966 से पूर्व तुच्छ अस्तित्व वाली आईबीए आज सर्वाधिकार संपन्न कैसे और क्यों दिखाई देती है। कमल पाटनी, रतलाम। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना बैंकों के स्वैच्छिक संगठन वॉलेंटरी एसोसिएशन के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्य बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करना, बैंकिंग उद्योग से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करना तथा साझा सुझाव देना। न तो संसद ने किसी कानून द्वारा आईबीए को नियामक संस्था बनाया और न ही उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर शासन करने की वैधानिक शक्ति प्रदान की। फिर प्रश्न उठता है कि यदि आईबीए एक स्वैच्छिक संस्था है तो आज उसके निर्णय सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, लाखों कर्मचारियों और प्रेसों के वेतन, सेवा शर्तों, पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं, अन्य अधिकारों को क्यों प्रभावित करते हैं। समय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वेतन संशोधन, द्विपक्षीय समझौते, सेवा शर्तें, पेंशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आईबीए को सदस्य बैंकों की ओर से सामूहिक वार्ताकार, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के रूप में स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप
यद्यपि आईबीए के पास कोई वैधानिक नियामक शक्ति नहीं है, उसके माध्यम से हुए समझौते पूरे बैंक उद्योग पर प्रभाव डालने वाले लगे। यहाँ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आईबीए की भूमिका जितनी बढ़ी उतनी ही यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ भूमिका की निर्णायक होती गई। समय के साथ ये धारणा विकसित हुई कि वेतन समझौते और सेवा शर्तों से जुड़े अधिकांश निर्णय कुछ सीमित नेतृत्व के प्रभाव में होने लगे। विशेष रूप से सीएच वेंकटचलम के नेतृत्व को लेकर अनेक बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स ने वर्षों से यह आलोचना की है कि निर्णय प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी नहीं रही। जमीनी स्तर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। आलोचकों का यह भी कहना है कि प्रत्येक द्विपक्षीय समझौते वेतन में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों के हितों के बीच समतुल्य नहीं बन पाया, जिसके कारण पेंशन अपडेशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य लंबित मांगों पर असंतोष बना रहा है। ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि कुछ नेतृत्व प्रभाव इतना बढ़ गया कि असहमति के लिए पर्याप्त लोकतांत्रिक बचा ही नहीं। यदि ये आरोप सही है तो ये केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे सामूहिक सौदेबाजी तंत्र, कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम की पारदर्शिता है और जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि आईबीए स्वयं को केवल एक स्वैच्छिक संस्था बताती है तो उसके निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लगभग अनिवार्य रूप से क्यों लागू करते हैं, और यदि यूएफबीयू तथा उसके घटक संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई संस्था इन निर्णयों में भूमिका निभाते हैं तो क्या उनके निर्णयों और कार्यप्रणाली की अधिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तो लोकतांत्रिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी संस्था, चाहे वह सरकारी हो या स्वैच्छिक, यदि उसके निर्णय लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स के अधिकारों को प्रभावित करते हैं तो उसे जवाबदेही और पारदर्शिता की अपेक्षा स्वाभाविक है। निष्कर्ष, आज आवश्यकता केवल आईबीए की भूमिका पर पुनर्विचार की नहीं, बल्कि आईबीए, यूएफबीयू और सभी सहभागी संगठनों की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा की जरूरत है। वेतन समझौते, पेंशन संबंधी निर्णय पारदर्शी, उत्तरदायी और सभी हित धारकों की भागीदारी होनी चाहिए, तभी बैंक कर्मचारियों और पेंशनरों का विश्वास पुनः स्थापित होगा और सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था वास्तव में न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक कही जा सकती है। यदि आप इसे अधिक आक्रामक शैली में लिखना चाहते हैं तो आरोपी में समर्थन में और मजबूत बन जाएगा। और कमल पाटनी रत्ना। दोस्तों, ये कमल पाटनी जी ने जो कुछ लिखा और के आर गणेश राव ने जो कुछ लिखा, आपको पता है दोनों के दोनों एडवोकेट हैं। और मैं आपको बताऊं हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं जो 7 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। आईबीए को ये मानते हैं कि पब्लिक फंक्शन करती है, अतः ये स्टेट है। उसमें एक चीज को माना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आईबीए जो पब्लिक फंक्शन करती है उसके लिए जिम्मेदार है। और मैं चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो एडवोकेट हो या नहीं हो, लेकिन जानकारी रखता हो इस क्षेत्र में, तो हमें लेख भेजें, उसको हम यहाँ रखेंगे। और अब हम इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आईबीए ने ही हमारा सर्वनाश किया है। और आईबीए किन कारणों से इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि एक व्यक्ति जिसका नाम वेंकटचलम है और वो फिलिस्तीन को पैसा देता है 5 लाख, आज तक उसकी इंक्वायरी, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई जबकि उनको ऑथराइज नहीं है। किसी भी हालत में सेक्शन 15-16 के अनुसार किसी भी हालत में आप बाहर विदेशों में इस प्रकार पैसा भेजोगे। दोस्तों, जो कमल पाटनी जी हैं लगे हुए हैं और उनके लेख आएंगे, आपको हम भेजते जाएंगे। और मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।